चिंगह गांव में एक पुराना कनवा था। इसके मीठे पानी ने गांव की कई नस्लों की परवरिश की थी, मगर उस कनवे से एक लर्ज़ाखेज ममनुआ बात जड़ी थी। आधी रात को उसके पानी में झांकना बिल्कुल मना था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि कनवे में पानी नहीं बल्कि एक और दुनिया की राह बहती है। जो इस उसूल को तोड़ता वो या तो सख्त बीमार पड़ जाता या फिर बेनाम वो निशान गायब हो जाता। लिनवे गांव का अकलौता कॉलेज का तालिब इल्म था। गर्मियों की छुट्टियों में वो वापस आया ताकि मकामी रस्म व रवाज पर मबनी मुख्तसर वीडियोस बना सके। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, बल्कि उसे लगा ये तो बेहतरीन मौत है। जब गांव के सेक्रेटरी लीबू को इसका इरादा मालूम हुआ तो उनका चेहरा जरद पड़ गया और वो बार बार हाथ हिलाकर कहने लगे, ये ना करो, ये ना करो, ये बहुत ही मनहूस है। इनका खौफ इतना हकीकी था कि बजाय रोकने के लिनवे की तजस्सुस और बढ़ गई। रात छा गई, गांव की सब बत्तियां बुझ गईं, सिर्फ झिंगर की आवाज बाकी रही। लिनवे एक छोटा सा कैमरा संभाले आहिस्ता आहिस्ता कनवे के पास जा पहुंचा। ऐन आधी रात थी। चांदनी पुराने पथरीले कनवे के कंगूरे पर बरस रही थी। उसने गहरी सांस ली, कैमरा कनवे के दहाने की तरफ किया और खुद भी अंदर झांकने लगा। कनवे का पानी सियाही की तरह गहरा और प्रसकून था। इसमें एक छोटा सा चांद साफ झलक रहा था। देखते देखते लिनवे को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चांद के पहलू में एक और धुंधला सा अक्स आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा। वो बादल नहीं था बल्कि एक इंसानी चेहरा मालूम होता था जो पानी की गहराई से ऊपर आ रहा था। वो घबराकर अचानक पीछे हटा, दिल तेजी से धड़क रहा था। दोबारा कनवे को देखा तो पानी हस्बे हाल प्रसकून था, जैसे अभी का सब कुछ सिर्फ वहम हो। कांपते कदमों के साथ वो घर भागा और कैमरा चेक किया, मगर इस हिस्से की रिकॉर्डिंग बिल्कुल सियाह थी। सरफ बर्फ जैसे शोर और खराब तस्वीर के धब्बे। अगले दिन गांव में अजीब वाक़ात होने लगे। गांव का सबसे ज्यादा बतूनी आदमी श्वेशन अचानक गूंगा हो गया। वो बस खाली आंखों से अपनी समझ देखता और आंसू बहाता रहा। कुछ ताकतूर मजदूर एक ही रात में तेज बुखार का शिकार हो गए। बुखार किसी तरह कम ना होता और वो हजियान में बार बार चंद नाम दोहराते रहे। एक खामोश खौफ तेजी से पूरे गांव में फैल गया। लिनवे जवाब जानने के लिए लीबू के पास गया। वो दरवाजे की चौखट पर बैठा जोर जोर से हक्का पी रहा था। धुएं में लपटी उसकी शक्ल खौफनाक लग रही थी। उसने भारी आवाज में पूछा, कल रात तुम वहां गए थे ना? लिनवे ने खामोश रहकर गविया एतराफ कर लिया। लीबू ने एक लंबी आ भरी और कहा, वो बहन है, वो इंसानों की यादें खाती है। जिसने उसे देखा वो उसकी निशानी बन गया। आहिस्ता आहिस्ता वो तेरे आसपास की आवाजें तेरी सेहत सब चरा लेगी और आखिरकार तुझे भी। ये सुनकर लिनवे खौफजदा भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन जो भी किया जाए हालात मजीद खराब होते गए। चाहे रात कितनी भी देर तक लोग पहरा देते। दूसरे दिन सुबह कनवे से मीठा पानी पहले से ज्यादा बहने लगता। उसके बाद जब आसमानी आफत करीब थी और हालात संगीन हो गए तो लिनवे ने बहुत सा मवाद खंगाला और गांव के सबसे मामर बुजुर्ग लिनसुई से मुलाकात की। आहिस्ता आहिस्ता तमाम कड़ियां जुड़ने लगे। असल में 100 बरस पहले गांव में शदीद कहत पड़ा था और यही कनवा वाहिद पानी का जरिया था। इस वक्त कबीले के सरदार की बेटी, एक लड़की जिसका नाम युएनियांग था, कनवे की हिफाजत के लिए खड़ी हुई, मगर उसे जुल्म से जादूगरनी करार देकर झूठे इल्जाम में फंसाया गया और वो मजलूम होकर इसी कनवे में कौद कर मर गई। इस दिन के बाद से कनवा अजीब व गरीब हो गया। बुजुर्ग ने सरगोशी की। युएनियांग पूर्णिमा चांद की रात को बद्दुआ के साथ मारी गई थी। उसकी नफरत बिखरी नहीं बल्कि जिनमी की सूरत में बदरूह बन गई। वो इन सब से नफरत करती है जिन्होंने उस पर यकीन न किया। अब एक और चांद की रात आने वाली थी। लिनवे को अंदाजा हुआ कि यही वो वक्त होगा जब जिनमी की ताकत सबसे ज्यादा होगी और शायद इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने का यही एक मौका है। उसने अपनी दरियाफत लीबू को बताई। लीबू तवील खामोशी के बाद कबीले के मजार के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक धूल भरा लकड़ी का संदूक उठा लाया। इसके अंदर एक जर्द पड़ चुकी खानदानी तारीख, ज़ूपू और खून से लिखी गई एक तहरीर थी। ये तहरीर युएनियांग की अपनी थी, जिसका हर लफ्ज खून से तर था। खानदानी तारीख में साफ दर्ज था कि उस जमाने में जिन बुजुर्गों ने उसे झूठे इल्जाम में दबाकर मारा था वही थे जिनके वारिस आज इस कनवे को छीड़ने के सबसे बड़े मुखालिफ थे। इनमें शुवेशन की बीवी का शौहर भी शामिल था और खुद लीबू के परदादा भी। सच्चाई खुल गई। जिसे लोग जिनमी कहते थे वो दरअसल युएनियांग की बेचैन रूह थी। एक इंतकाम जो नस्लों पर भारी पड़ रहा था और कनवे के गर्द बनाए गए मना असल में उन खानदानों का अपने जुर्म को छुपाने और दमीर को ठंडा करने का बहाना था। पूर्णिमा की रात लिनवे और लीबू कनवे के पास खड़े थे। इनके पीछे
खौफजदा मगर गमगीन। गांव के लोग मौजूद थे। लीबू ने वो खून आलूद खत हाथों में थामा। उसकी आवाज कांप रही थी मगर फिर भी बुलंद थी। उसने जमला बेजमला वो खत पढ़कर सनाया गया युएनियांग की रूह के सामने सभी सुपरस्पराना गुनाह कबूल कर रहे हूँ और माफी मांग रहे हूँ। अचानक कन्वे का पानी जोश मारने लगा, जैसे अबल रहा हो, मगर वो बर्फ की तरह सर्द था। पानी में एक बार फिर चेहरा अभरा। इस बार लड़की का गमगीन मगर पुरस्सम को देख रही थी और उसकी आंखों से दो आंसू बहे। रफ्ता रफ्ता कनवा प्रस्कून हो गया। पानी पहले से ज्यादा शफाफ हो गया। चांद का अक्स उसमें बेहद रोशन और साफ दिखाई दे रहा था। श्वेशन की बीवी जोर से रोने लगी। वो फिर बीमारों के बुखार भी अचानक उतर गए। उस दिन के बाद से कन्वे को किसी नहोस्त की अलामत नहीं। समझा गया, पानी अब भी मीठा रहा, बस कभी कभार उसमें चांद का अक्स कुछ ज्यादा खास और नरम नजर आता। जैसे युएनियांग की अब भी चिंग है गांव को खामोशी से देख रही हो। लिनवे की वीडियो कभी मुकम्मल न बन सकी। किसी एक बेचैन किसी भी वायरल वीडियो से कहीं ज्यादा कीमती है।